नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा। आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। इस समय ईरान, अमेरिका, इजराइल और द सीज फायर के पीछे की कहानी क्या है? आखिर ट्रंप ने जो एक तरफा सीज फायर अनाउंस किया, सारी वार्ता विफल होने के बावजूद, और नाकेबंदी जारी रखी है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में, और वहीं अमेरिका में जिस तरह से पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, उनकी क्या जवाबदेही है, क्या करेंगे? क्या वो कांग्रेस को इस बारे में कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन या डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे? इन तमाम सवालों के बीच दुनिया में तेल की कीमतें, ये सब मुद्दा बना हुआ है जिस पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर पुरकायत से। प्रबीर, आज की तारीख में भी बड़ा अजीब सा दृश्य है। अमेरिका की घरेलू पॉलिटिक्स में ईरान पर क्यों युद्ध छेड़ा, और क्या वाकई जरूरत थी? इसे लेकर रगड़ाई घिसाई चल रही है ट्रंप महोदय के जो रक्षा मंत्री हैं उनके। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है कि आखिर सीज फायर, नाकेबंदी जारी रखना, ट्रंप क्या किया और क्यों किया? देखिए, अलग बात हो गया, मैं उससे बाद में आऊँगे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। पर अभी जो सिचुएशन जिस पे गरमाए हुए हैं, आप कह रहे हैं कि 2 महीना 60 डेज का ये है प्रेसिडेंट के पावर में कि वो जंग छेड़ सकते हैं किसी के खिलाफ। 60 डेज पे कांग्रेस में पेश करना पड़ता है। ट्रम्प का कहना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का कहना कि 60 दिन के अंदर तो हमने सीज फायर डिक्लेयर ही कर दिया जी। तो उसके खिलाफ जो बातें टेक्निकली आ रही है कि अभी भी हॉर्मुज़ में खाड़ी में अब जानते हैं कि नाकाबंदी जारी है, जो आपने कहा। तो ये क्या एक्ट ऑफ वॉर है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक आपने अगर किसी देश का आना जाना, जहाजों को रोका, ब्लॉकेड किया, तो एक्ट ऑफ वॉर है। तो वह जो चीज़ है, क्या लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं? अमेरिका उसका कानून क्या निकालेगा, कांग्रेस क्या कहेगा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये तो चलता रहेगा। क्योंकि ये सब अभी भी जो देखा है हमने, टक्कर जब कांग्रेस के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप का हुआ है, वो अल्टीमेटली कोर्ट में पहुंचता है। और कोर्ट में इस वक्त राइट विंग प्रभाव ज्यादा है। ट्रंप को राहत मिल जाती है, स्टेलमेट हो जाता है। कोई डिसीजन नहीं होता कोर्ट की तरफ से, मतलब स्टेलमेट जारी है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम बात करें 63 डेज हो चुके हैं। 28 फरवरी को 2026 को हमला अमेरिका और इजराइल ने किया था, और आज 63 डेज है, तो 60 दिन तो पार हो गए। अगर इसे हम स्टेट ऑफ हार्मुज को, इसीलिए ये बात आ रही है कि कांग्रेस के सामने क्यों नहीं पेश किया। बात इसी बात पे है। सवाल कुछ लोग करेंगे, बट ये तो सिर्फ एक सीज फायर है। तो सवाल है कि कोरियन वॉर जो है 1953 में, उसका सीज फायर ही हो पड़ा हुआ है। आज तक उसका आगे वो कुछ नहीं बढ़ा, ठीक है? तो कोई एग्रीमेंट में नहीं तो सीज फायर को डिफैक्टो जंग खत्म हो गया कहना जो ट्रंप कह रहे हैं, उसका पहले एग्जाम्पल है, नज़ीर है। पर मैंने जो कहा, सवाल होता है कि ब्लॉकेड और ये जो कर रहे हैं कि हम शांति कर लिया, ये दो परस्पर विरोधी है या नहीं? मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से है, पर ये कांग्रेस में इसका फैसला नहीं होगा लगता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को कांग्रेस कंट्रोल नहीं कर पाता। हम जानते हैं अमेरिका का नीति के अनुसार, तो अल्टीमेटली कोर्ट में ठंडे घर में पड़ने का संभावना है। और इस बीच जो एक और इम्पोर्टेंट नक्शा हमारे पास है, डिटेल्स हमारे सामने आए हैं, वो जो ये युद्ध छेड़ा 28 फरवरी से, और उसके जवाब में जो ईरान ने हमला बोला खाड़ी के तमाम देशों में, अमेरिका के बेसिस को कितना नुकसान हुआ, इसे इस नक्शे के जरिए दिखाने की कोशिश है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात जो है कि जंग जो ईरान के खिलाफ चलाया अमेरिका ने, तो यह बात सामने नहीं आई कि ईरान ने जो हमले बोले हैं वो अमेरिका के बेसिस पर, जो गल्फ स्टेट्स हैं वहाँ पर, वेस्ट एशिया के जो दूसरे मुल्क हैं उन पर, और साथ साथ ये भी जितने गोला बारूद खर्चा हुआ है अमेरिका का, और कितना गोला बारूद ईरान का खर्चा हुआ है, क्या ईरान लंबा जंग चला सकता है? क्या इजराइल और अमेरिका लंबा जंग चला सकता है? ये सब सवाल अब आने शुरू हुए, पहले नहीं आ रहे थे। जंग का जब आंच होता है, माहौल जब गर्म होता है, तब ये चीज़ें दब जाती है। तो पहला तो आपने जो कहा कि NBC, उनका ही चैनल,
दूसरे चैनल्स करें तो हम उसको मानते नहीं है, कहेंगे अमेरिका झूठ बोल रहा है, ईरान का प्रोपागेंडा है, फलाना धमाका। ये एनबीसी का डिटेल रिपोर्टिंग है जो आप जाके देख सकते हैं। हालांकि जो पूरा रिपोर्ट है वो पेवाल के पीछे है, पर वो तो निकल जाता है आजकल, आप जानते हैं। तो इसमें देखेंगे जितने वहाँ पर बेसिस हैं उनके, और काफ़ी बेसिस उनके उस जगह पे थे ईरान के पास, हॉर्मुज़ की खाड़ी ये है, ठीक है। ये देखिए इराक में है, जॉर्डन में है, देखिए कुवैत में है, सऊदी में है, कतर में है, ठीक है ना। सऊदी में तो बड़े पैमाने पे है, बड़े पैमाने, ठीक है ना। और ओमान में भी है, ओमान में भी है। हालांकि ओमान बीच बिचाव कर रहा है, ओमान के ऊपर इसने हमला बहुत कम ही किया है। मूल जो हमले हुए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतर वगैरह सब मिलके कुवैत पे हुए हैं, और हुए हैं सऊदी अरेबिया और जॉर्डन पे ऊपर हुआ है, ठीक है ना। ये जो अमेरिकी बेसिस रही है, इसका कितना नुकसान हुआ उसका तस्वीर या रिपोर्टिंग बाहर नहीं आया था, छुटपुटा रहे थे। तो एनबीसी का रिपोर्टिंग का कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले भी एक रिपोर्ट आया था, हमने कवर किया था उसका, कि इनके अमेरिकी बेसिस पे जो लोग सोल्जर्स वगैरह थे उनको होटल्स में रखा जाता था। तो अब देख ही सकते हैं कि इतने बेसिस में कितना नुकसान हुआ था, ये तस्वीर कहीं बाहर नहीं आई थी जी। अब जो है एनबीसी के ज़रिए ये खबर बाहर आ रही है, और दूसरे लोग जो कह रहे थे अब उसका पुष्टि हो रहा है कि काफ़ी नुकसान अमेरिकी बेसिस को हुआ था जी। एक तरफ तो ये है लेल के लोग रहे होटल्स में, उसकी भी बात हम जानते हैं। तीसरी बात, इसको दोबारा बनाने में कितना टाइम लगेगा। तीसरी बात जो है कि जो गल्फ मुल्के हैं, क्या इनका बेसिस यहाँ रहने देंगे। अब साफ हो गया इस बेसिस से उनका कोई सुरक्षा नहीं मिलती उनको, कोई सुरक्षा नहीं मिलता। ये सुरक्षा अगर होता है तो इजराइल के होता है। इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए लगता है कि ये पूरा ब्यौरा बना रखा है जिसमें अर्ली ट्रैकिंग होती है ताकि इजराइल रिस्पॉन्ड कर पाए। और अमेरिका का जो खुद का जहाज वगैरह रहते हैं उसकी बड़े बेसेस हैं यहाँ पर, जो कतर बहरीन में है, कतर में उनका अल उदैद एयर बेस है। उनके कमांड का, सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, इतना बड़ा प्रधान धमाके कितने के कमांड्स हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा इसके अंदर रहता है जिससे इस पूरा इलाके को कंट्रोल करते हैं। जॉर्डन उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है इन सब चीज़ों के लिए। तो इस तरह से हमले के बाद दो सवाल आते हैं। एक जो गल्फ मुल्क फेस कर रहे हैं कि हमारा सुरक्षा तो हो नहीं रहा है, बल्कि हम शिकार बन रहे हैं ईरान के। एक तो ये है। दूसरी बात, इसको बनाने में अगर तय होता है कि दोबारा बनाया जाएगा, इस पे खर्चा कितना होगा। तो जंग का खर्चे में अगर इसको गिनेंगे कितना अरब बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सिर्फ नहीं टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हो सकता 50-100 बिलियन डॉलर्स का भी खर्चा होगा। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए ये तो लॉसेस फिजिकल है, जहाजें गई है इनकी, एयरक्राफ्ट गई है। इसके बाद ये भी गया है कि जितना उन्होंने बारूद, मिसाइल्स उन्होंने दागे हैं उसका भी कीमत है, उसको रिप्लेनिश करने के लिए कितना लगेगा। अब जो उनके फिगर्स आए हैं, हमने पिछले बार भी जिक्र किया था कि वो बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे हैं, ज़्यादातर 70% 80% ख़त्म हो चुके हैं, और उसको रिप्लेनिश करने में उनके 1 साल 2 साल लग जाएगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह उनके सामने है कि इस जंग से ईरान को उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। इतने बड़े पैमाने पर पलटा हमला होगा उनको अंदाज़ा इसके बारे में नहीं था, अंदेशा नहीं था। और तीसरी बात, ईरान के पास अभी भी कैपेसिटी है इस गोला बारूद दागना, मिसाइल्स दागना, ख़ास तौर से ड्रोन दागना। और ड्रोन वारफेयर ईरान ने सबसे पहले ही शुरू किया था, उसी ड्रोन का कॉपी अब अमेरिका भी करती है जी। तो इसीलिए अल जज़ीरा की स्टोरी है जिसमें उन्होंने बताया हाउ मच हैज़ ईरान वॉर रियली कॉस्ट यूएस। तो ये सारी खबरें चल रही हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं कि 25 बिलियन डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक का पैसा कीमत उसे ऑलरेडी चुकानी पड़ गई। और प्रवीर, इस समय अमेरिका में तमाम जगहों पे एक मिनट,
दो फिगर जो आपके यहाँ है उसको यह बताना चाहूँगा। एक तो है मिनिमम खर्च जो है, जी, जी। कॉस्ट कितना था, कितना नुकसान आपको कागजी तौर पे हुआ है। $1 ट्रिलियन है रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। जी। तो ये दो अलग अलग फिगर्स इसलिए है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस वक्त राज के अलग अलग होंगे, फिर उसकी मिसाइल्स वगैरह की रिप्लेनिशमेंट वो सब सारा देखते करना हुए होगा। सारा जी। करना होगा, इसीलिए दो फिगर्स। और इसे लेके काफी ट्रंप घिरे भी हुए हैं। साथ ही साथ एक और जो तस्वीर इस समय सामने आ रही है, जो पहले दिन से जिसे लेकर चिंता थी, जिसे मैं हम बात कर रहे हैं, उस समय तेल की कीमतों में 40% अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ोतरी हो चुकी है और इसने दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को भयानक रूप से प्रभावित किया है, जिसमें हम भी शामिल है, भारत भी शामिल है। ये चार्ट पिछले कितना एक महीने का है। एक महीने का है। जंग कितने दिन चल रहा है? 63 दिन हो चुके हैं। 63 दिन हो चुके हैं। तो उस पे आप देखेंगे पूरा, अगर चार्ट पहले की देखेंगे तो इसमें लगभग कीमत जो है तेल का जितना बढ़ा है, जी, कितना परसेंट, 40% बढ़ोतरी हुई है। तो कीमत जितना बढ़ा है 40% बढ़ोतरी हुई है। आप जो कह रही थी 40% बढ़ोतरी हुई है, तो 40% बढ़ोतरी का मतलब हर मुल्क के ऊपर असर पड़ा है, क्योंकि तेल सबके किसी ना किसी काम में लगता है। अगर उसको देखा जाए तो हमारा जो रुपया है उसके 12% करीब उसमें उसकी मूल्य कम हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है उसका डॉलर के मुकाबले। जी। तो ये 12% कम होने का मतलब है हमारा हर चीज खरीदने का दाम बढ़ेगा। और अभी करीब 95.33 है जो आज और कल का रेट है उसके मुताबिक, तो वो लगातार जो है बढ़ रहा है। ये है कब से? ये जुलाई से पहले का है, पिछले साल से लेकर अभी तक का है। ये पिछले साल से 1 साल का है जी। इसमें अगर आप देखेंगे तो जब से हमारा डॉलर गिरना शुरू हुआ, डॉलर के खिलाफ गिरना शुरू हुआ, तो हमारा प्राइस भी, मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं, इन्फ्लेशन, वो भी इन्फ्लेशन शुरू हुआ। सो ये तो डॉलर का स्ट्रेंथनिंग होना रुपये के खिलाफ, तो ये हमारे लिए होता है कि जब इंपोर्ट करते हैं तब क्या होता है। और इसका जंग का असर हम देख ही रहे हैं कि इस वक्त तेल का वजह से गैस का भी है, रसोई गैस डिपेंडेंट है, तो उस पर एलपीजी आपका कमर्शियल रेट पे जो बिकता है वो पहले अभी बढ़ाए हैं, हाउस होल्ड रेट पे नहीं बढ़ाए, उसका करीब 40% बढ़ गया, नहीं 50% के करीब। 2000 था, अब 3000 के करीब पहुंच गया, 1000 रुपये बढ़ाया गया है। तो बिल्कुल सीधे तकरीबन 50% कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ोतरी हुई है। और जो छोटा सिलेंडर मिलता है, जो सामान्य तौर पे वर्किंग क्लास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उसमें भी बहुत बड़ी कीमत बढ़ी है। 261 रुपीज़ बढ़ाए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी सीधी इसकी मार झेल रहा है। और छोटू सिलेंडर के लिए आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं दिखाना पड़ता, जी, ठीक है ना। तो जो आप कह रहे हैं कि मजदूर जो यहाँ आते हैं, फिक्स्ड रेजिडेंस उस तरह से प्रूफ नहीं है उनके लिए छोटू सिलेंडर, और छोटे छोटे दुकानदार जो होते हैं छोटे सिलेंडर यूज करते हैं, मतलब उन पर मार पड़ रही है जो सबसे नाजुक स्थिति में दिल्ली शहर में है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल पहले से हैं, अर्बन पॉपुलेशन के सबसे सेंसिटिव पॉपुलेशन के ऊपर ये मार पड़ रही है जी। तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध की मार, तेल की कीमत बढ़ना आने वाले दिनों में इसमें कोई रुकावट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है प्रबीर। एक बार तेल के दाम बढ़ जाता है, जो हालत वेस्ट एशिया में है उसको देखते हुए इसका जल्दी गिरना संभव नहीं है। बढ़ सकता है, क्यों? हॉर्मुज़ की खाड़ी अभी भी बंद है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का दुनिया का ये आना बंद हो गया मार्केट में। अब इसीलिए जो कीमतें हैं तेल की जहाँ जहाँ है वो बढ़ रही है। दूसरे लोग भी बढ़ाएंगे, अमेरिका काफ़ी तेल उत्पादन करता है, रशिया तेल उत्पादन करता है, और भी मुल्क है तेल उत्पादन करता है, तो उनकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि आपने पहले हमने दिखाया है कैसे तेल की दाम बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। एक तो उसका असर पड़ेगा ही, दूसरी बात जो है किसको कितना मिलेगा ये भी तो है ना।
को हमको कितना मिला, अफ्रीका को कितना मिलेगा, तो गरीब देशों पे मार सबसे ज़्यादा पड़ेगी और गरीब तबके को उन देशों में भी मार सबसे ज़्यादा पड़ेगी, वो साफ है। जी अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है इस वक्त इसीलिए क्राइसिस में है, क्योंकि अगर चीज़ों की दाम इस तरह से बढ़े, ख़ास तौर से तेल, जो कि दुनिया की एनर्जी की जो बनती है, उत्पादन बिजली की जो जी। होती है, तो उससे सबसे ज़्यादा इस पर है। ट्रांसपोर्ट इस पर टिकी हुई है, जो ट्रक्स वगैरह से सामान जाती है टिकी हुई है, हवाई जहाज उस जी। पर टिकी हुई है, इसके बाद जो जहाज आते जाते हैं वो भी सारी तेल, चीजें अर्थव्यवस्था LNG का पे, चक्का ही चलता है एनर्जी पर और एनर्जी पे। एनर्जी पर। तो जी अगर एनर्जी का कीमत बढ़ता है, जो हो रहा है, तब दुनिया पर इस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जो रिन्यूएबल्स पे काफ़ी एडवांस कर चुके, जैसे चीन है, हम भी बहुत पीछे नहीं है पर चीन के पीछे हैं, तो हम जितना जल्दी इस ट्रांजिशन को कर पाएंगे वो हमारे लिए अच्छा है। पर और एक पहलू उसकी है, फर्टिलाइज़र जी तेल के साथ लिंक्ड है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इस पे टिकी हुई है। प्लास्टिक्स बनना, कपड़े, टेक्सटाइल का जो टेक्सटाइल आप सारा हाँ, आर्टिफिशियल तमाम फैब्रिक्स, सारे ही उद्योग, चूड़ी से लेकर सारे उद्योग और घर का चूल्हा भी। हाँ, जी घर का चूल्हा एक तरफ, जी ईंधन जी जो जी ट्रांसपोर्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है, दूसरा फीड स्टॉक दूसरे इंडस्ट्रीज का, जी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, लोगों को लगेगा फर्टिलाइजर है, पर है इस पे टिकी हुई, जी ठीक जी है ना। उनके लिए अमोनिया चाहिए, जिसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं LPG को, इसका गैस को, जी ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स, बहुत सारे उत्पादन तेल या आपका नेचुरल गैस पे टिकी हुई है। तो उन चीज़ों को अगर हम देखें तो आर्थिक व्यवस्था सिर्फ नहीं, दुनिया की इंडस्ट्रीज, कंजम्पशन, फर्टिलाइजर, देखिए फर्टिलाइजर का अगर ड्रॉप होता है, आपका खाने का सारी उत्पादन कृषि आपकी प्रभावित होती है। प्रभावित होता तो खाली आशा ही की जा सकती है कि हार्मुज खाड़ी वाला ब्लॉकेज खत्म हो और स्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल में आए, ताकि हमें भी भारत में इसकी मार, इसकी तपिश थोड़ी कम झेलनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर।